हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं। इसके पहले हमने वेक्टर्स चैप्टर कंप्लीट किया था। तो वेक्टर बेसिकली फिजिक्स का चैप्टर नहीं है। वेक्टर तो हम लोगों ने इसलिए पढ़ा था कि जो भी फिजिक्स में आगे हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज जो मिलेंगी उनको हमको डील करना आना चाहिए। तो अनलेस वी नो द वेक्टर, हाउ टू ऐड देम, हाउ टू सब्सट्रैक्ट वेक्टर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तब तक हम लोग जो है फिर उन वेक्टर क्वांटिटीज जो हमको आगे के चैप्टर्स में मिलने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम अच्छे से फिर टैकल नहीं कर पाएंगे, हम डील नहीं कर पाएंगे उनके साथ। जैसे अब जो चैप्टर काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से एक तरीके से आप मान सकते हो कि फिजिक्स में मैकेनिक्स की शुरुआत हो रही है। तो इस चैप्टर में भी आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, एक्सेलरेशन पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आप जानते हो ऑलरेडी कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वेक्टर काइनेमैटिक्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो काइनेमैटिक्स है क्या? काइनेमैटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मोशन है। स्टडी ऑफ मोशन, हम लोग मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, कोई एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग उसके मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। उसके मोशन का कॉज क्या है वो इस चैप्टर में भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कॉज मतलब किन फोर्सेस के अंडर में वो मूव कर रहा है, वो हम लोग फिर काइनेमेटिक्स के बाद, मोशन इन 2D मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बाद, फिर हम लोग जो है न्यूटन्स लॉज में जब आएंगे, फोर्सेस पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना उसमें सीखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी पार्टिकल का अगर मोशन है, एक्सेलरेशन है, तो किन फोर्सेस की वजह से है। तो इस चैप्टर में हम अभी कॉज पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं मोशन हो रहा है, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहली बात आती है कि अगर मोशन हो रहा है, उसको स्टडी करने जा रहे हैं, तो मोशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? पार्टिकल का पोजिशन चेंज हो रहा है। तो पहले हम लोग को पोजीशन समझना पड़ेगा। तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग पहले जानेंगे कि पोजीशन क्या है किसी पार्टिकल का, फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड डिस्टेंस क्या होता है, ये बात करेंगे। और फिर वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब डिस्कशन होगा। पहले इन सारी चीज़ों को अलग अलग समझेंगे। ये फिजिकल टर्म्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं। फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं पोजीशन से। पोजीशन को समझते हैं कि पोजीशन क्या है, कैसे पोजीशन पार्टिकल का बताते हैं। अब देखो, पोजीशन क्या है? तो पोजीशन एक रिलेटिव टर्म है। कैसे रिलेटिव टर्म है? जैसे अगर तुमसे ये कहा जाए बच्चों कि एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट ए पे है, और लेट्स से इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,3 है। इस ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहां पे जो ओरिजिन पे खड़ा ऑब्जर्वर होगा, यहां पे जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या कहेगा कि ए का पोजीशन कितना है? 2 और 3। जो 2,3 जो एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ऑब्जर्वर 1 जो कि यहां पे ओ लेट से पॉइंट है, यहां पे खड़ा है, तो वो 2,3 इसका पोजीशन बता रहा है। लेकिन एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कि यहां पे ओ डैश पे सपोज खड़ा हो जाए, लेट से यहां पे कोई ओ डैश पॉइंट है और यहां पे एक दूसरा ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए, और ये जो ओ डैश है इसका खुद का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,1 है इस ओ के रिस्पेक्ट में। अब आप लोग खुद अब समझ रहे होंगे कि ये ऑब्जर्वर जो 2 है, ओ डैश वाला, वो जब ए की पोजीशन को बताएगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बताएगा? तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स को बताएगा, कितना रह जाएगा? आप सब बच्चे समझ रहे हैं, ये 2 है, ये 1 है, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना रह गया? 1, और इसके रिस्पेक्ट में फिर ये कितना हो गया? 3 - 1 मतलब 2। तो ए का पोजीशन जब ओ डैश बता रहा होगा तो इसी पोजीशन को वो क्या बताएगा? 1,2। 1,2। तो अब देखो क्या हुआ, ए का जो लोकेशन है वो तो वहीं का वहीं है, वो तो ए वहीं का वहीं है, बट जब ऑब्जर्वर ओ पे खड़ा है तब उसके पोजीशन को 2,3 बता रहा है। जब ऑब्जर्वर ओ डैश पे खड़ा है तो उसके पोजीशन को 1,2 बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पोजीशन जो है कोई एक फिक्स वैल्यू सबके लिए नहीं हो सकती, ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर। तो इसलिए हम लोग इसके लिए बोलते हैं इट इज अ रिलेटिव टर्म। इट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म जब भी हम पोजीशन बताते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं।
किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, और जहां पे हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं वहां पे मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है, या हम किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बताते हैं। हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि पोजीशन हम लोग ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो पोजीशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म हो गया। ये किस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर जो देख रहा है, जो पोजीशन बता रहा है, वो खुद कहां पे है, तो उसके रिस्पेक्ट में बात होगी। क्लियर है बच्चों? तो अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पोजीशन को कैसे बताने के सिस्टम क्या है, तो दो सिस्टम है। एक है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, अब कार्टेशियन सिस्टम में क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट्स बता दिया जाता है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बता दिए जाते हैं, जैसे अभी हमने यहां पर डिस्कस किया। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो भी पॉइंट होगा उसका हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बता देंगे, जैसे अभी मैंने यहां पर डिस्कशन किया। दूसरा एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहला सिस्टम ये है, दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों ऐसे बताया जाता है कि जो भी ओरिजिन है, जहां जिसके रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, वहां से जिस पॉइंट का पोजीशन बताना उसको ऐसे मिला दिया जाता है। ये डिस्टेंस लेट से r है, तो r बताते हैं। लेकिन अब एक r से कोई बता दे तो क्या एग्जैक्टली इस p को लोकेट किया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? भाई ये r इधर भी हो सकता है, r इधर भी हो सकता है, r इधर भी हो सकता है, r इधर भी हो सकता है। तो केवल r इंफॉर्मेशन देने से क्या हम इस पॉइंट, एग्जैक्टली जिस पॉइंट को हम चाह रहे हैं, क्या हम उसको लोकेट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। ठीक है ना? तो हम लोग को एक और चीज बताना पड़ता है, वो है एक्स एक्सिस के साथ इसका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है थीटा। अब अगर ये बता दिया जाए तब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। अब इसमें भी बहुत क्लियर ध्यान रखना है कि जो थीटा हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, क्योंकि कोई क्लॉकवाइज में सेंस में ले लेगा तो किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, डिस्टेंस लेंगे और जो थीटा एंगल बताएंगे वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्स एक्सिस से बताएंगे। तो ये सारी जगह पे आर थीटा अगर लिखा हुआ है पोजीशन, तो इसका मतलब सारे बच्चे इसको यही समझेंगे, हर जगह सिस्टम में यही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो क्या हमने पढ़ा, पोजीशन एक रिलेटिव टर्म है। दूसरा, पोजीशन को बताने के दो सिस्टम हो गए, एक तो है कार्टेशियन सिस्टम जिसमें हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, और दूसरा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां पे ऑब्जर्वर है, जहां पे ऑब्जर्वर को जो बता रहा है उसी को ओरिजिन सेट कर लेंगे, उससे उस पोजीशन जिसका लोकेशन बताना है, जिसका पोजीशन बताना है, उसका डिस्टेंस r बता देंगे, और x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल वो बना रहा होगा r वाला लाइन, वो थीटा बता देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे थोड़ी सी एक चीज और बतानी है मुझे। अगर इसी r में, चलो एक नया डायग्राम बना देते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सपोज पॉइंट P है और यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है ओरिजिन पे, तो ये ऐसे मिला दिया, ये डिस्टेंस r अभी हम लोग ने बात किया, और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा। अब देखो क्या होगा अगर इसी लाइन में एरो लगा दिया जाए, ठीक है, तो इसको r वेक्टर कह देंगे। अब ये r वेक्टर क्या कहा जाएगा, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सब बार बार आएंगी आगे। ये r वेक्टर क्या कहा जाएगा, r वेक्टर कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर, है ना, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर। किसका, ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू कहां पे, पॉइंट O, या विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जिसके भी रिस्पेक्ट में बताओगे। तो यहां पे ओरिजिन मतलब पॉइंट O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, तो r को हम लोग कहेंगे ये पोजीशन वेक्टर है। यहां पे क्लियर है? अब देखो r को अगर मैं कार्टेशियन से रिलेट करूं पोजीशन वेक्टर को, कार्टेशियन सिस्टम मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट्स अगर बताए गए हों, तो ये डिस्टेंस x हो गया और ये y हो गया। तो यही r जो है, r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप। मतलब ये जो वेक्टर है, आप लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े थे, दिस प्लस दिस, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर को ऐड करेंगे तो r वेक्टर मिल जाएगा। तो x एक्सिस के लॉन्ग ये है xi कैप लिख दिया, और y एक्सिस के लॉन्ग ये डिस्टेंस कितना है, y कोऑर्डिनेट y लिख दिया, तो yj कैप। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर हम लोग कार्टेशियन सिस्टम से और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिलेट कर रहे हैं। अब
अगर डिस्टेंस हमें पता हो तो यही x कितने के बराबर होने जा रहा है, r cos थीटा, है ना। ये सब आप जानते हो, आप वेक्टर अगर पढ़े हुए हो तो उसमें ये सारी चीजें बहुत डिस्कशन हुआ है। y कितना हो जाएगा, r sin थीटा। भाई sin थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, उससे कर लिया, तो जो बेस है x आ जाएगा हाइपोटेनस cos थीटा, r cos थीटा। उसी तरह परपेंडिकुलर वाला r sin थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट कितने के बराबर हो जाएगा, r sin थीटा j कैप। ठीक है, तो आप पोजीशन वेक्टर जो है r वेक्टर आप ऐसे लिख दे रहे हो उसके x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या हुआ, पोजीशन कैसे डिफाइन करते, पोजीशन क्या होता है ये सीखा, पोजीशन को कैसे लिखते हैं, दो सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सीखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पोजीशन इज अ रिलेटिव टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब भी बात करेंगे पोजीशन की बात करते हैं तो सेम पॉइंट, सेम पर्सन, अगर हम किसी का पोजीशन बता रहे हैं तो उसका लोकेशन वही सेम रहते हुए भी बताने वाले पे डिपेंड करेगा, बताने वाला कहाँ है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बात होगी, है ना। जैसे क्लासरूम में आप बैठे रहते हो तो आप किसी अपने एक फ्रेंड का पोजीशन बता रहे हो जो आपके एकदम बगल में बैठा हुआ है, तो आप कहते हो कि वो जो मेरा फ्रेंड है इतने डिस्टेंस पे और इस डायरेक्शन में बैठा है। लेकिन वही क्लासरूम में कोई दूर कोने में बच्चा बैठा हुआ होगा, वो आप जिस फ्रेंड का पोजीशन बता रहे हो वो बताएगा, तो वो बताएगा अच्छा वो इतने दूर पे है, कुछ इतने एंगल पे है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो आप जिसका पोजीशन बता रहे हो आप दोनों, वो दोनों के लिए वो जिसका पोजीशन बता रहा है उसका लोकेशन स्पेस में तो वही है, बट बताने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि बताने वाले कहां पे हैं। तो बताने वाले अगर बदल रहे हैं तो उस सेम फ्रेंड जो है जिसका लोकेशन सेम है वहीं पे है स्पेस में, लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग बता रहा है। क्लियर है, तो पोजीशन जब भी होता है एक रिलेटिव टर्म होता है, डिपेंड करता है कौन ऑब्जर्वर बता रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ये सारी चीजें 9th में भी आप पढ़े हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। सब लोग तो यही जानते हैं कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, जिसकी भी बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हम लोग कहते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोग बोल रहे हैं। तो अगर डायरेक्शन होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, तो इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब जैसे देखो क्या हुआ बड़ी, और डिस्टेंस क्या होता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, सिंपल शॉर्ट डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, है ना। ये तो डिस्प्लेसमेंट की हमने बात किया। डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, पाथ लेंथ, जो भी पाथ ट्रैवल हुआ है उसका लेंथ कितना है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब देखो बड़ी अच्छी सी चीज है, जैसे कि अगर कोई एक पार्टिकल है वो सर्किल में घूमता है, ए से शुरू कर रहा है और घूम के वापस ए पे आ जाए, आर रेडियस के सर्किल में घूमा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, जहां से चला वापस वहीं पे आ गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो जहां से चला वापस वहीं पे आ गया, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल भी पोजीशन वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच का क्या होगा, 0। तो इस केस में अगर ए से चला और वापस ए पे आ गया तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, है ना। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ, इतना मूव किया है, बट यस जो फिजिक्स में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। हाँ, डिस्टेंस 0 नहीं है। डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, तो 2πr। ठीक है ना, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। जबकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ, जो पार्टिकल ने पाथ लिया है उसका पाथ का लेंथ क्या है। तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है, जस्ट पाथ का लेंथ बताना है। चलो एक और डायग्राम बनाता हूं, एक और एग्जांपल से इसको समझाता हूं। जैसे अगर एक पार्टिकल है, सपोज ये ओरिजिन से चलता है, यहां 30 तक आता है बच्चों, ठीक है, 30 तक आ रहा है, यहां से आके फिर 30 से लौटता है, वो लौट के फिर इधर -2,0 तक पहुंच जाता है। मतलब स्टार्ट यहां से किया है बिल्कुल, और फिर चलता है 30 तक आता है, घूम के वापस यहां पे -20 तक आता है। अगर कहा जाए कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप क्या कहोगे, 3 यूनिट, वापस लौटा 3 यूनिट, प्लस इधर 2 यूनिट और गया, तो 3 + 3 + 2, तो 3 + 3 + 2, तो ये हो गया 8 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स है, सेंटीमीटर है, मीटर है, जिसमें भी। तो डिस्टेंस तो इसका ये हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, इनिशियल पोजीशन यहां था, फाइनल पोजीशन ये है, तो सीधे इनिशियल से फाइनल को मिला दिया, तो डिस्प्लेसमेंट और एरो इधर दे दिया, तो ये कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस वेक्टर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2, एंड डायरेक्शन हो गया, अगर हमने इसको पॉजिटिव x इसको लिया हुआ है तो निगेटिव x की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग -2 से भी बता सकते हैं कि -2 है, मतलब जिस भी डायरेक्शन को पॉजिटिव हमने लिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और कितना मैग्नीट्यूड है, 2 यूनिट का है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस क्या कभी निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। तो ये तो जस्ट पाथ लेंथ है, पॉजिटिव वैल्यू बोलनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो यहां तक हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिक अभी समझे हैं। अब एक डायग्राम बनाते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन के लिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन के लिए, जो आगे भी अभी काम आएगा, यूज होगा। अब जैसे देखो बच्चों, एक पार्टिकल है, सपोज वो ए पे है, इनिशियल पोजीशन है इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 है, और ये पार्टिकल पोजीशन ए से ऐसे मूव करता है एंड पोजीशन बी पे पहुंचता है, ठीक है। पोजीशन ए से ऐसे शुरू करता है और बी पे पहुंचता है। लेट से यहां पे इसका जो पहुंच के जो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x2, y2 हो जाते हैं। इसका मतलब मोशन क्या है, 1D मोशन है या 2D मोशन है। मतलब 1D मतलब केवल क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करे, केवल x के लॉन्ग मूव करे या y के लॉन्ग मूव करे या किसी स्ट्रेट लाइन में, तो कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं मोशन के दौरान, तो हम लोग कहेंगे ये 2 डायमेंशनल मोशन है। x y z तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गया इसका। तो इस केस में बोर्ड के प्लेन में मूव करता हुआ दिखाया है, एक्स वाई प्लेन जिसको हम लोग कहेंगे, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो सपोज करो ये इसका इनिशियल पोजीशन है और बी पे पहुंचता है इसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो अगर इनिशियल पोजीशन है, इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से। अब देखो अगर इसको एक वेक्टर लगा दें तो ये क्या कहेंगे, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ना, अभी अभी डिस्कस किया पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब बी पे जब पहुंचा है, बी पे पहुंचा है, तो इसको ऐसे बी को ऐसे मिला दिया। तो देखो ये मिलाने वाला हम लोग पढ़े हैं अभी कि अगर इसको हम एरो लगा के एक वेक्टर से बताएं तो ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सिंस इट इज द फाइनल पोजीशन, हम लोग बोल रहे हैं ए से चल के बी पे पहुंचा है, तो इसको फाइनल पोजीशन वेक्टर बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब बात है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब वो ए से चला है, ए से चला और बी पे पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए एंड बी को जस्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ए एंड बी के बीच का, तो ये डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। और इसमें अगर एरो लगा दिया जाए तो ये हम लोग कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ जो है डायरेक्शन हो गया। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा आर लिख देते हैं, लेट्स से डेल्टा आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, और डेल्टा आर देखो अगर ट्रायंगल लॉ से, तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर में पढ़े थे कि एक वेक्टर है, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ जाए,
दूसरे को ड्रॉ कर लें तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को जब मिलाते हैं तो वो दोनों का रिजल्टेंट होता है। इसका मतलब यहां पे आर फाइनल जो होगा उस हिसाब से वो आर इनिशियल प्लस डेल्टा आर वेक्टर के बराबर होगा, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा तो डेल्टा आर की इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो यही हम लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आर फाइनल इज व्हाट, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, एंड आर इनिशियल क्या था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिलेट करूं तो मैं आर फाइनल को क्या लिखूंगा, आर फाइनल को लिखूंगा दिस आर फाइनल। यहां पे इस आर फाइनल को अगर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, x2, और ये डिस्टेंस क्या है, y2। तो क्या लिख देना चाहिए इसका मतलब, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये क्या लिखा जाए फिर, ये यहां पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो यहां से यहां तक तो ये x1 हो गया और ये y1, तो ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये डेल्टा r आ जा रहा है। अगर ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स दिए गए तो डेल्टा r ये आ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, x2 माइनस x1, तो ये डेल्टा x अगर कह दें तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन, i कैप लगा हुआ है, और y2 माइनस y1 क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग y डायरेक्शन। तो टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब जब पार्टिकल मूव किया अगर तो उसके x कोऑर्डिनेट भी बदला, y कोऑर्डिनेट भी बदला, तो x कोऑर्डिनेट में जितना चेंज आया, x कोऑर्डिनेट में जितना चेंज आएगा तो हम लोग कहेंगे वो डिस्प्लेसमेंट उसका x के अलोंग हुआ उतना, डिस्प्लेसमेंट इसका x के लॉन्ग इतना हुआ, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग हुआ इतना, तो डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग कितना हो गया, x2 माइनस x1, मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। और y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो y2 माइनस y1, इसके बराबर ये वाला डिस्टेंस y2 माइनस y1। तो जब पार्टिकल A से चल के B पे पहुंचा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेट तो ये हुआ है। अगर मुझसे पूछा जाए कि x के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो x2 माइनस x1 जितना x कोऑर्डिनेट में चेंज आया, y के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो y2 माइनस y1 जितना y कोऑर्डिनेट में चेंज आया है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग कहेंगे ये जो मेरा अभी डिस्प्लेसमेंट है उसका x कंपोनेंट है, x, ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा r था उसका x कंपोनेंट हो गया ये, एंड y2 माइनस y1 क्या हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट हो गया। क्लियर है बच्चों। तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट समझा और डिस्प्लेसमेंट को फिर 2D मोशन में कैसे दिखाना है यहां तक अभी डिस्कशन हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस पे हमने समझा, डिस्टेंस क्या है, बस पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे जैसे एक पार्टिकल यहां से मूव करके ऐसे गया है, दिस इज द पाथ, ये पाथ ट्रैवल्ड है। तो अगर पाथ ट्रैवल्ड है तो अगर हम लोग क्या करें, स्केल लें, मीटर स्केल लें और इससे इसका लेंथ बस मेजर कर दें कि क्या लेंथ हुआ, तो हम लोग कहेंगे वही उसका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो डिस्टेंस ट्रैवल का कोई डायरेक्शन है, सिंपल पाथ का लेंथ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का क्या माना जाएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, तो x के लॉन्ग भी डिस्प्लेसमेंट है, उस नेट डिस्प्लेसमेंट का x के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा और y के लॉन्ग भी कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया है। तभी तक हमने क्या डिस्कशन किया इस सेशन में भी, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन समझा, पोजीशन को कैसे जो है शो करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो जाना, पोजीशन इज अ रिलेटिव टर्म, इस पे हमने समझा, इसको जाना कि ये क्या चीज कह रहा है, कहने का मतलब है। फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात की, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और फिर हमने डिस्टेंस जाना। हमने ये देखा कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस जो है या तो जीरो होगा, मतलब डिस्टेंस जीरो मतलब पार्टिकल ने मूव ही नहीं किया, ठीक है ना, तो पार्टिकल ने मूव ही नहीं किया तो डिस्टेंस जीरो, या अगर मूव किया है तो डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव होगा। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो कोई कह रहा है आपसे तो क्या आप कहोगे कि वो
कोई जरूरी नेसेसरली पार्टिकल रुका हुआ था? नहीं, हो सकता है चला हो, वापस अपनी जगह पे आ गया हो, तो भी हम लोग कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। बट डिस्टेंस जीरो नहीं है उस केस में। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लिए थे कि वो ओरिजिन से 3 0 तक गया, वापस लौटा और -2 0 तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में कितना हुआ, -2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, वेयर एज डिस्टेंस इज ओनली पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस जीरो का मतलब कि पार्टिकल ने बिल्कुल मूव नहीं किया। ठीक है, तो यहां तक का सेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी एंड स्पीड पे डिस्कशन करेंगे कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। वेलोसिटी में भी आएगी दो वेलोसिटी की बात होगी, एक एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब किसी टाइम इंटरवल की बात हो रही है, और एक होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज की बात कर रहे हैं मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान एवरेज क्या रहा वैल्यू, और एक होगा किसी इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किस रेट से, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो दो टाइप की वेलोसिटी हम लोग सीखेंगे, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी, और फिर हम लोग स्पीड पे बात करेंगे, और उसके बाद लास्ट में एक्सेलरेशन को समझेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेलोसिटी को समझेंगे कि वेलोसिटी क्या है, और अगर उसमें टाइम परमिट किया तो एक्सेलरेशन को भी उसी सेशन में समझेंगे। अदरवाइज फिर अगर लंबा वीडियो बन गया तो एक्सेलरेशन को नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है।